जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी एनिमल्स की तरह एक्सक्रीट करते हैं और इनकी एक्सक्रीशन मुख्तलिफ केमिकल्स पर मुश्तमिल होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पर भी बताई जाती है। और इसके अलावा वैसे तो हम एक्सक्रीशन के बारे में कहते हैं कि सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को ही एलिमिनेट करना एक्सक्रीशन होता है, लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी या मेटाबॉलिज्म होगी तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, तो ये उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के दौरान भी हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होगी, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंज्यूम होगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, तो इस तरह वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे होगी ऑक्सीजन जो उसकी बॉडी के अंदर लॉक्ड अप हो जाएगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बॉडी के अंदर बनते हैं और स्टोर होते हैं, तो उनकी हम मेनली बात करेंगे अभी कि वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे स्टोर हो रहे हैं बॉडी के अंदर। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले रोल ऑफ वैक्यूल की, कि कैसे वैक्यूल का रोल है प्लांट की एक्सक्रीशन में। तो वैक्यूल एक बड़ा ऑर्गन के तौर पे होता है, मतलब एक लार्ज एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट की बॉडी के अंदर होता है, और ये सबसे बड़ा आप कह लें स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे पुश होता है, जबकि एनिमल में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। प्लांट्स में वैसे लाइसोसोम नहीं होता, उसकी रीज़न भी यही बताई जाती है कि लाइसोसोम की जगह बड़ा सा वैक्यूल होता है और वैक्यूल ही वही रोल प्ले करता है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है प्लांट्स को लाइसोसोम की। तो प्लांट्स के जो वैक्यूल है उसमें साल्ट्स जितने भी प्लांट्स की बॉडी के अंदर बनते हैं या सेल के अंदर बनते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नेचर के, उनको बॉडी इसी वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, कम्युलेट कर लिया जाता है इसी वैक्यूल के अंदर, और इस तरह ये वो क्रिस्टल फॉर्मेशन में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में और क्रिस्टल्स बन जाती हैं। तो इस तरह ये अपने वेस्ट को डिपॉजिट कर देता है वैक्यूल के अंदर। तो लेटर ऑन दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है लीव्स। तो लीव्स कैसे काम करते हैं? लीव्स भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नेचर के कंपाउंड्स को अपनी बॉडी के अंदर भर लेते हैं और ये प्रोमिनेंट ऑर्गन्स होते हैं। और आपको पता है कि लीव्स हमेशा हर ऑटम सीज़न के अंदर जो है फॉल ऑफ होना होते हैं। जब ये फॉल ऑफ होते हैं तो इस तरह इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के वेस्ट से भी छुटकारा हासिल कर लिया जाता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बल्ब रखते हैं और उनका बल्ब ज़मीन के अंदर ही रह जाता है और उससे फिर मतलब आप कह लें नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालने का ये अहम सोर्स बन जाता है। इसलिए मोस्टली फार्मर इनको जो है बड़ा फ्रेंडली समझते हैं कि इस तरह गार्डनर जो हैं वो हेल्पफुल समझते हैं कि मिनरल ज़मीन को मिल रहे हैं। अगर वो बल्ब नीचे रह गया है या लीव्स नीचे गिर गए हैं तो ज़ाहिर बात उनके अंदर वेस्ट मटेरियल होगा जो ऑर्गेनिक नेचर का होगा, जो फसलों के लिए बड़ा ज़रूरी होगा या प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होगा, जो नाइट्रोजनस इन नेचर होगा। तो इस प्रोसेस को एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर क्या होता है? फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स इन ऑटम इज़ द सीजनल टाइम ऑफ प्लांट टू गेट रिड ऑफ अकमुलेटेड वेस्ट। कि ये सीजनल टाइम होता है आटम का कि प्लांट्स अपने लीव्स को गेट रिड कर देता है, छुटकारा पा लेता है उनसे, गिरा देता है उन लीव्स को, और इस प्रोसेस को एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो बायोलॉजिकली हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि एक्सक्रीटोफोर जो है लीव्स का गिरा देना है जो फिल अप होते हैं मिनरल से। तो वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन द चेंज इन कलर ऑफ लीव इज़ नॉट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। मतलब जब हम एटम सीजन में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लीव्स येलो कलर के हो गए हैं, तो बेसिकली एटम में येलो कलर के लीव्स का होना इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर जो है क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो गई है। तो एग्जामिनेशन ये शो करता है कि ये पिगमेंटेड से बाहर जाते हैं, लोडेड विद पिगमेंटेड कंपाउंड्स अपना गिरने से पहले, जो बेसिकली हैवी मेटल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और हैवी मेटल्स इसको येलो कर देते हैं, मतलब येलो कलर को प्रोसीड करते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो लीफ आटम में गिरते हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो वो क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होंगे बल्कि हैवी मेटल्स के कम्युलेट होने की वजह से होंगे। ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बता रहा है। आगे नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे ओल्ड जाइलम वेसल्स के बारे में। ब्रांचेज और ट्रंक्स होती हैं, उनमें जाइलम वेसल्स होंगी। ब्रांचेज और ट्रंक्स जो उसकी शाखें हैं पौधे की और तना है उसके अंदर जाइलम वेसल्स होती हैं। तो जाइलम वेसल जितनी पुरानी होती जाती हैं उनके अंदर केमिकल्स को भर दिया जाता है, और इसीलिए हम उसको वुड को बेसिकली हार्ड वुड कहते हैं, सख्त वुड कहते हैं,
नॉन कंडक्टिंग वुड कहते हैं। तो इस तरह ये ब्रांचेज और ट्रंक्स के अंदर केमिकल्स को भर दिया जाता है। तो इस तरह लकड़ी जो होती है वो ब्लैक हो जाती है। जैसे आपने अक्सर बुचर शॉप पे जो लकड़ी देखी होगी जिसके ऊपर गोश्त के पीस बनाए जाते हैं, तो वो अंदर से ब्लैक होती है और बाहर की तरफ से थोड़ा सा एरिया उसका लाइट कलर का होता है। तो अंदर से ब्लैक होने की रीज़न क्या होती है कि वहाँ पे जो भी केमिकल्स प्लांट्स नाइट्रोजन वेस्ट इन नेचर के होते हैं उसको उन ओल्ड जैलम के अंदर भर दिया जाता है और नई जैलम उनके गिर्द सिलेंडर्स की फॉर्म में बनती रहती हैं, और जिससे फिर हम ये कहते हैं कि प्लांट्स उन्हीं से कंडक्शन का काम लेता है। लास्ट की बात करेंगे, केमिकल वेपन्स एक्सट्रूडेड बाय कोनिफर्स। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो कोनिफर्स ने अडॉप्ट की है। कोनिफर्स नहीं चाहते कि उनके करीब कोई पौधा उन जैसा कोई ग्रो करे, तो वो अपनी बॉडी से केमिकल्स रिलीज़ करते हैं कंपीटिंग प्लांट्स के साथ। उनका मतलब केमिकल वेपन एक्सट्रूडेड बाय कोनिफर से मुराद ये है कि कोनिफर ये नहीं चाहते कि उनके करीब कोई और स्पीशीज़ का पौधा ग्रो करें, बल्कि वही ग्रो करें और उन जैसे ही ग्रो करें। तो इसके लिए वो स्ट्रेंज केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं और ये केमिकल वेपन्स के तौर पे काम करते हैं। और ये केमिकल वेपन्स बेसिकली दूसरे कंपीटिंग प्लांट्स को जो है ग्रो नहीं होने देते। तो इस तरह हम कह सकते हैं केमिकल वेपन एक्सट्रूडेड बाय कोनिफर्स। तो कोनिफर्स जो है केमिकल वेपन्स एक्सक्रीट कर रहे हैं जो दूसरे कंपीटिंग प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देंगे उनके करीब भी।